हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। दिस इज वाई के रस्तोगी। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कॉलम एंड स्ट्रट्स। सो कॉलम एंड स्ट्रट्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कल कर लिया था, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन लेंगे और क्विक रिवीजन लेते हुए हम लोग जो है आज के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रट की बात करते हैं। तो स्ट्रट जो है वो किसी मशीन या किसी स्ट्रक्चर का वो मेंबर होता है जो कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड बियर करता है या फिर कैरी करता है या उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोड होना चाहिए, जो कंप्रेसिव लोड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो एक्सियल लोड होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कॉलम के लिए लोड का एक्सियल होना जरूरी नहीं है, लोड एक्सियल भी हो सकता है और ऑफसेट लोड भी हो सकता है। बट द कंडीशन इज जो एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ कॉलम है, वो वर्टिकल के अलोंग होना चाहिए। दैट इज अलोंग द वर्टिकल, दैट इज अलोंग द वर्टिकल। ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद में फिर हम लोगों ने एंड कंडीशन के बारे में बात की थी। कॉलम के लिए जो एंड कंडीशंस हैं उसमें दोनों एंड्स जो हैं वो रिजिडली फिक्स्ड होने चाहिए, जबकि स्ट्रट के लिए 4 एंड कंडीशन हो सकती हैं, दोनों एंड फिक्स भी हैं। एक एंड फिक्स है, दूसरा हिंज है, दोनों एंड्स हिंज हैं, और एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री है। ठीक है, तो ये 4 एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने फेल्योर के बारे में बात की थी। आपको सबको पता है कि फेल्योर जो होता है वो स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कॉलम जो है वो कैसे फेल करेगा, प्योर कंप्रेशन या फिर क्रशिंग से फेल करेगा, प्योर बकलिंग या फिर क्रिपलिंग से फेल करेगा, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फेल करेगा। तो ये अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कॉलम का फेल्योर होगा। नाउ फिर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इसमें कुछ 4-5 टर्म्स थे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कल। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। और जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप स्लेंडरनेस रेशियो को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और अगर अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? कम होने वाली है, क्योंकि उसके बकल करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बात की थी बकलिंग फैक्टर। तो बकलिंग फैक्टर क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम to the minimum radius of gyration. But in the case of axial load, effective length and unsupported length is equal. So in case of struts, we can say that slenderness ratio and buckling factor are the same. But in case of columns, when the load is offset, then in that case you can say that slenderness ratio and buckling factor, these are the two different terms. नाउ बकलिंग लोड क्या होता है या फिर क्रिपलिंग लोड क्या होता है? तो जिस लोड पर कॉलम जो है वो बकल करना स्टार्ट कर देता है उसमें लैटरल डिफॉर्मेशन आ जाते हैं। और ये लैटरल डिफॉर्मेशन कहाँ पर स्टार्ट होते हैं? तो जहां पर भी इनका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है वो मिनिमम होता है, या फिर जिस पॉइंट पर या जिस जगह पर लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस जगह से जो कॉलम होता है वो बकल करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस लोड पर बकलिंग स्टार्ट होती है दैट लोड इज नोन एज बकलिंग लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। उसके बाद में बात करते हैं कि सेफ लोड या फिर वर्किंग लोड क्या होता है। कल हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था इस चीज के ऊपर कि सेफ लोड क्या होता है। तो सेफ लोड जनरली उस लोड को हम लोग कहते हैं सेफ लोड जो हम कॉलम पर एक्चुअली अप्लाई करते हैं। कॉलम तो बहुत कुछ बियर कर सकता है, बट हम जो उसको एक्चुअल लोड देते हैं, जो भी वर्किंग लोड होता है, वो कहलाता है सेफ लोड। और सबसे लास्ट में एक टर्म के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वो था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। बकलिंग लोड और सेफ लोड का जो रेशियो होता है वो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां तक की बातचीत हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो देयर आर टू वेज बाय विच कॉलम्स कैन बी क्लासिफाइड। सो एक टेबल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ कॉलम की बात करता हूँ। ये है आपके टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में एक रेशियो आता है, दैट रेशियो इज नोन एज एल अपॉन डी रेशियो। एल अपॉन डी रेशियो, तो एल अपॉन डी रेशियो के बारे में। उसके बाद में आता है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है।
और उसके बाद में आता है कि फेल्योर जो है वो किसके द्वारा होगा, ठीक है, फेल्योर, ये मतलब फेल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल है, आप अगर हैंड रिटन नोट्स में जाएंगे तो वहां पर भी ये टेबल आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने सॉर्ट कॉलम रखा है, दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट कॉलम या फिर मीडियम कॉलम्स होते हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं लॉन्ग कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम जो होता है दैट इज द शॉर्ट कॉलम, दैट इज द शॉर्ट कॉलम, ठीक है, शॉर्ट कॉलम। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, एक चौक का टुकड़ा है, अगर आप उसे दबाओगे, अगर आप उसे प्रेस करोगे तो वो क्रश कर जाएगा, ठीक है। तो दैट फेल्योर इज फ्रॉम द क्रशिंग। तो वो कैसा कॉलम होता है, एक शॉर्ट कॉलम का। दूसरा कॉलम आ जाएगा इंटरमीडिएट कॉलम, इंटर मीडियम, इंटरमीडियम, इंटरमीडिएट और मीडियम कॉलम्स, मीडियम कॉलम्स, ठीक है, इंटरमीडिएट और मीडियम कॉलम्स, ठीक है। और तीसरा आता है लॉन्ग कॉलम्स, लॉन्ग कॉलम्स, ठीक है, लॉन्ग कॉलम्स। सो शॉर्ट कॉलम के लिए जो एल बाई डी रेशियो की जो वैल्यू होती है, एल बाई डी रेशियो जो शॉर्ट कॉलम के लिए होता है दैट इज लेस देन 8, दैट इज लेस देन, सॉरी, लेस देन 8। और जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 32, लेस देन, लेस देन 32, लेस देन 32। और ये जो कॉलम्स होते हैं ये कॉलम्स प्योर कंप्रेशन, प्योर कंप्रेशन या फिर क्रशिंग के द्वारा फेल होते हैं, प्योर कंप्रेशन या फिर क्रशिंग के द्वारा फेल होते हैं, ठीक है। सो जिन कॉलम्स का लेंथ अपॉन डायामीटर, लेंथ अपॉन डायामीटर रेशियो जो होता है वो आपका 8 के बराबर होता है या 8 से कम होता है, ठीक है, 8 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 32 से कम होता है। तो ऐसे कॉलम्स को शॉर्ट कॉलम्स बोला गया है। और शॉर्ट कॉलम्स जो होते हैं वो प्योर कंप्रेशन के द्वारा फेल होते हैं, किसके द्वारा फेल होते हैं, प्योर कंप्रेशन के द्वारा या फिर क्रशिंग के द्वारा फेल होते हैं, ठीक है। सेकंड जो कॉलम है वो इंटरमीडिएट कॉलम या फिर मीडियम कॉलम्स हैं। तो इसमें जो वैल्यू होती है एल बाई डी रेशियो की वो 8 से लेकर 30 होती है, और यहाँ पर 32 से लेकर 120 वैल्यू होती है। और ये जो कॉलम्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट कॉलम्स होते हैं, वो फेल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग, क्रशिंग एंड बकलिंग, एंड बकलिंग, क्रशिंग और बकलिंग के द्वारा फेल करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से फेल करते हैं। तो ऐसे कॉलम्स को इंटरमीडिएट कॉलम या फिर मीडियम कॉलम्स कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि लॉन्ग कॉलम्स किन्हें कहते हैं। तो जहां पर एल बाई डी रेशियो की वैल्यू 30 से ज्यादा होती है या फिर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 120 से ज्यादा होती है, 120 से ज्यादा होती है, तो ऐसे कॉलम्स जो होते हैं वो प्योर बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का क्रशिंग नहीं होता है, वो बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं, बकलिंग के द्वारा फेल होंगे, ठीक है। तो सपोज करो कोई लंबी लकड़ी हो, कोई लंबी लकड़ी हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बकल करेगा। जैसे सीढ़ी बनाई जाती है तो सीढ़ी लंबे लंबे बांस की बनाई जाती है, ठीक है, वो भी एक तरीके का क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो वो क्रश नहीं करते, वो क्या करते हैं, बकल करते हैं, वो क्या करते हैं, बकल करते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बकल कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको बांस का बनाते हैं क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स होते हैं। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो अचानक से नहीं टूटते क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट्स से मिलकर बना होता है ना। तो अगर टूटेंगे, दो चार फिलामेंट्स टूटेंगे, है ना, पूरा एकदम से नहीं टूट जाएगा, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति है अगर वो सीढ़ी का उपयोग कर रहा है तो सीढ़ी एक बार लचक जाएगी, बकल कर जाएगी, बट क्रश नहीं करेगी, टूटेगी नहीं, ठीक है। इससे वो व्यक्ति सेफ रह सकता है। अदर फैक्टर्स को जो अगर आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फिसल जाए या वो खुद फिसल जाए या उसका पैर फिसल जाए, ठीक है, तो ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट बकलिंग के द्वारा जो है फेल्योर होता है लॉन्ग कॉलम्स का, ठीक है। सो ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर रखिए। और ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी जेईई में यही से पूछे जाते हैं कि शॉर्ट कॉलम्स के लिए एल बाई डी रेशियो जो है वो कितना होता है, या फिर वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि एक कॉलम है, उस कॉलम का जो लेंथ है वो इतना है और उसका डायमीटर इतना है, आप बताइए ये कॉलम कैसे फेल करेगा, ठीक है।
तो अभी अगर आपको लेंथ दे दी गई है, आपको डायमीटर दे दी गई है और डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि ये कॉलम कैसे फेल करेगा, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप उसका L/D रेशियो निकालोगे। अगर वो L/D रेशियो 8 से कम आ रहा है तो दैट मीन्स कि एक शॉर्ट कॉलम है और इसका जो फेल्योर होगा वो प्योर कंप्रेशन से होगा। ठीक है। अगर इंटरमीडिएट कॉलम या फिर मीडियम कॉलम में आ जाता है, ठीक है, मतलब 8 से 30 और 32 से 120 के बीच में आ जाता है, तो फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन से फेल होगा, क्रशिंग भी होगी इसमें और बकलिंग भी होगी। ठीक है। और लास्ट में अगर 30 से ज्यादा L/D रेशियो है या 120 से ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है, सो ये जो कॉलम्स होते हैं ये प्योर बकलिंग के द्वारा फेल होंगे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो SSC में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स जो है वो समझ में आया, किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है, और आपको वॉइस वगैरह सब एकदम क्लियर आ रही है नहीं है? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वॉइस भी क्लियर आ रही है और आपको समझ में भी आ रहा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन का। ठीक है। साइन कन्वेंशन जैसे कि हम लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी साइन कन्वेंशन लिया था। ठीक है। उसी तरह का एक साइन कन्वेंशन है जिसे हम लोग डेरिवेशन वगैरह में फॉलो करते हैं। ठीक है। डेरिवेशन पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। डेरिवेशन पार्ट जो है वो एक बार जो है आपका मतलब मेंस लेवल पर भी कभी भी डेरिवेशन आज तक पूछा नहीं गया है। ठीक है। जो भी रिजल्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, एंड कंडीशंस पे जो रिजल्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, उनको हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। बट डेरिवेशन पार्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको आगे डेरिवेशन पार्ट करा दूंगा। ठीक है। बट उसके लिए कुछ हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें एक इक्वेशन जो है वो डेराइव करनी पड़ेगी, कहीं पर और डेराइव करनी है वो इक्वेशन। यहाँ कॉलम एंड स्ट्रेस में उसका डेरिवेशन नहीं है, कहीं पर और डेरिवेशन है, वहां पर हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। तो एक बार चाहेंगे तो फिर हम लोग कॉलम एंड स्ट्रेस के डेरिवेशन भी ले लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल तो साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। कभी कभी साइन कन्वेंशन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है। कहीं से भी देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, साइन कन्वेंशन। ठीक है। ये जो चिन्ह को लेकर क्या परिपाटी चली आ रही है, चिन्ह को लेकर क्या मान्यता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, एक कॉलम है, तो इनिशियली जो कॉलम होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट कॉलम होता है। ठीक है। स्ट्रेट कॉलम है। ठीक है। ये इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है या नॉर्मल एक्सिस कह सकते हैं कॉलम की। अब इसके फेल करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि कॉलम जो है वो इस तरह से फेल कर जाए। ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका ये है, ये अगर सेंट्रल लाइन है तो दूसरा तरीका ये है कि वो इस तरीके से फेल कर जाए। दो तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल कॉलम है, और वर्टिकल कॉलम में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सेंट्रल लाइन की तरफ से आपको कॉन्केविटी दिख सकती है, या सेंट्रल लाइन की तरफ से आपको कॉन्वेक्सिटी दिख सकती है। तो अगर मैं इनिशियल जो सेंट्रल लाइन है हमारी, इनिशियल जो सेंट्रल लाइन है, ये इनिशियल सेंट्रल लाइन है, इस तरफ से देखते हैं और आपको कॉन्वेक्सिटी दिखाई देती है। ये क्या है? कॉन्वेक्सिटी। ठीक है। कॉन्वेक्सिटी दिखाई देती है, तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। बेंडिंग मोमेंट कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है। बेटा इसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज नहीं है, ये एक साइन कन्वेंशन है। ठीक है। जिसे हम लोगों को फॉलो करना होता है। ठीक है। ये हम लोगों को फॉलो करना होता है साइन कन्वेंशन। ठीक है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप सेंट्रल लाइन से इधर से देख रहे हो और आपको कॉन्केविटी दिखाई दे रही है, ये क्या आ रही है? कॉन्केविटी। ठीक है। ये क्या आ रही है? कॉन्केविटी। ठीक है। कॉन्केविटी। तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है। कैसा बेंडिंग मोमेंट लेते हैं? निगेटिव बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है। दो ही तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर आप इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं तो हो सकता है ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है। या फिर हो सकता है जब आप लोड इसके ऊपर लगा रहे हैं तो हो सकता है बीच से लचक जाए। ठीक है। तो यही दो चीजें हो सकती हैं। तो जो लॉन्ग कॉलम्स होते हैं जनरली उनके बारे में बात की जा रही है, जहां पर बकलिंग होती है, जहां पर क्या होती है? बकलिंग होती है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पर साइन कन्वेंशन किस तरह से लिया जाएगा? तो दो ही तरीके हैं फेल करने के, एक तो सीधा इधर से इधर चला जाए,
और एक ये है कि बीच से डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, बीच से क्या कर जाए, डिफ्लेक्ट कर जाए। अगर आपने दोनों एंड्स को पकड़ रखा है, अगर आपने दोनों एंड्स को पकड़ रखा है तो ये आपका बीच से ही जाएगा। लेकिन अगर आपने एक एंड को पकड़ा है और दूसरा एंड फ्री है तो फिर ये इस तरीके से बेंड कर जाएगा। तो अगर आप एंड कंडीशन की बात करेंगे तो जो लास्ट वाली एंड कंडीशन है, जो लास्ट वाली एंड कंडीशन है जिसमें वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ये वाला अगर आपका मतलब है तो उस केस में जो फेल्योर होगा वो इस तरह का फेल्योर होगा और बेंडिंग मोमेंट कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी जो तीनों कंडीशंस हैं, बाकी जो बची हुई तीनों एंड कंडीशन है 1 2 3, ये फोर्थ वाली आपकी एंड कंडीशन है, इसमें बोथ एंड फिक्स्ड या फिर वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बोथ एंड्स हिंज्ड। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में जो फेल्योर होगा वो इस तरह का फेल्योर होगा और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैसा लिया जाने वाला है, निगेटिव लिया जाने वाला है। और अगर वन एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है तो उस केस में जो कॉलम का फेल्योर होगा वो इस तरह का फेल्योर होगा, और इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ओके, so this is the sign convention which we follow in case of column and struts. Now एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया। ओके, अभी क्या है ना कि नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ रहा है वो है यूलर्स थ्योरी फॉर द लॉन्ग कॉलम्स। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जेईई में, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि यूलर्स की जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल ऑन, सो यूलर्स थ्योरी इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द लॉन्ग कॉलम्स, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट मैं मानता हूं कि अब ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अब नहीं पूछा जाएगा। पहले जब कंपटीशन का लेवल जो है वो काफी कम हुआ करता था तो उस केस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल इतने सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। So Euler's theory for the long columns, तो Euler's theory is applicable for the failure of long columns only, ठीक है। लॉन्ग कॉलम्स की स्टडी के लिए हम लोग यूलर्स की थ्योरी का यूज करते हैं। यूलर ने अपनी थ्योरी में कुछ एजम्पशंस भी लिए हैं, ठीक है, यूलर की थ्योरी में कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। एजम्पशंस मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए, ठीक है, वो लगभग एक ही जैसे एजम्पशंस हैं जो एजम्पशंस हम लोगों ने लिए हैं प्रीवियसली। तो एक बार एजम्पशंस में पढ़ देता हूं, आप क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपलोड किए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां से एजम्पशंस जो है वो लिख सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट एजम्पशंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से एजम्पशंस जो हैं वो लिए गए हैं। पहला एजम्पशन है कि कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेटरल डायमेंशन, जो लेंथ के परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस हैं, दीज डायमेंशंस आर यूनिफॉर्म डायमेंशन, मतलब आप कोई ऐसा टेपरिंग सेक्शन नहीं लेंगे या आप कोई ऐसा सेक्शन नहीं लेंगे जिसकी मोटाई जो है वो पहले कम बाद में बढ़ रही हो, बीच में कम हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी आप कह सकते हैं या यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन भी कह सकते हैं। और जो कॉलम है दैट इज इनिशियली स्ट्रेट, पहले वो स्ट्रेट ही होना चाहिए, ठीक है, बाद में वो फेल कर जाए, बाद में उसमें कोई लैटरल डिफॉर्मेशन आ जाए, दैट अनदर थिंग। सेकेंड है कि जो कंप्रेसिव लोड है दैट इज एग्जैक्टली एक्सियल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवन बीटेक लेवल तक भी जो लोड है वो ऑफसेट नहीं जाता है, हम लोग एक्सियल लोड तक ही पढ़ते हैं। सो जो कंप्रेसिव लोड है वो आपका एग्जैक्टली एक्सियल लोड है एंड इट पासिस थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ द सेक्शन, जो कॉलम का सेक्शन है उसके सेंट्रॉयड से पास कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का आप ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म के केस में, और अगर एक्सियल लोड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल पास थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ द। नाउ जो तीसरा है कि वो तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि मटेरियल ऑफ द कॉलम जो है दैट इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल बाय विच द फ्रॉम विच कॉलम इज मेड इज सेम थ्रू आउट। जो भी कंपोजिशन है, जिस कंपोजिशन से कॉलम को बनाया गया है, वो सभी जगह एक जैसा ही होना चाहिए। आप कहीं से भी अगर कुछ मटेरियल निकालते हैं तो उसमें सेम कंपोजिशन मिलना चाहिए। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस आर सेम। सभी डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, ये आइसोट्रॉपिक का मतलब है। जो पिन ज्वाइंट्स हैं, नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो पिन ज्वाइंट्स हैं या जो हिंज ज्वाइंट्स हैं वो फ्रिक्शनलेस होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? फ्रिक्शनलेस होने चाहिए। और जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं वो रिजिड होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? परफेक्टली रिजिड होने चाहिए। वैसे कोई भी चीज इस पूरे यूनिवर्स में परफेक्टली रिजिड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका एजम्पशन है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं या जहां पर हमने फिक्स कर रखा है वो आपका परफेक्टली रिजिड है। वेट ऑफ द कॉलम को नेग्लेक्ट किया गया है। इस पूरी एनालिसिस में हमने कभी भी वेट ऑफ कॉलम को नहीं लिया है। वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लेक्टेड। उसके बाद में है कि कॉलम फेल्स बाई बकलिंग अलोन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग कॉलम्स के लिए यूलर्स की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो यूलर्स की थ्योरी जो है लॉन्ग कॉलम्स पे एप्लीकेबल है। लॉन्ग कॉलम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बकलिंग के द्वारा फेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है या जो पूरा एजम्पशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? लॉन्ग कॉलम्स के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर फेल्योर सिर्फ बकलिंग के द्वारा होना चाहिए। और एक जो चीज मैंने आपको सोम पढ़ाने से पहले ही बताई थी कि हमने कभी भी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस नहीं करना है। तो ये भी एक कहा जाता है कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट एक्सीडेड। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट एक्सीडेड। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सीड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल 7 जो है वो एजम्पशंस हैं। ये टोटल जो है वो 7 एजम्पशंस हैं जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स में लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको एक बार पढ़ के भी बता दिए, थोड़ा सा मैंने जिस पॉइंट को एलोबरेट करना था उसको मैंने एलोबरेट भी कर दिया है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूलर्स फार्मूला का। तो यूलर ने जो फार्मूला दिया, सो दिस डेरिवेशन इज नॉट इन कोर्स, दिस डेरिवेशन इज नॉट इन कोर्स। सो यूलर्स फार्मूला, यूलर ने जो फॉर्मूला दिया वो था क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड या फिर बकलिंग लोड या फिर क्रिटिकल लोड भी आप इसे कह सकते हैं। क्रिटिकल लोड जो है दैट विल बी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, एल ई स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ई जो है, जहां पर ई जो है दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉलम, कॉलम के अबाउट जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एलई जो है, एलई इज नोन एज द इक्विवेलेंट लेंथ। एलई मींस होता है इक्विवेलेंट लेंथ, एलई इज नोन एज इक्विवेलेंट लेंथ। बाकी दोनों टर्म्स का मतलब आप पहले से जानते हो, ठीक है। एलई जो है वो आपके लिए नया हो सकता है। तो एलई इज नोन एज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ। एक्सियल लोड के केस में इक्विवेलेंट लोड, सॉरी इक्विवेलेंट लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है वो सेम होती है। और एजम्पशन में हमने पहले ही मान लिया है, एजम्पशन में हमने पहले ही मान लिया है कि जो लोड है दैट इज, जो कंप्रेसिव लोड है जो कॉलम्स के ऊपर आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली एक्सियल, दैट इज एग्जैक्टली एक्सियल, ठीक है, एग्जैक्टली एक्सियल है। तो एलई को हम इक्विवेलेंट लेंथ भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसे अनसपोर्टेड लेंथ भी कह सकते हैं। तो दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि लोड जो है वो आपका पूरी तरीके से एक्सियल है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो 4 एंड कंडीशंस होती हैं, इन 4 एंड कंडीशन में ये यूलर का फॉर्मूला किस तरीके का होता है, ठीक है, और जो इक्विवेलेंट या अनसपोर्टेड लेंथ है वो क्या होती है। तो इसके लिए एक टेबल हम लोग बनाएंगे
और उस टेबल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पर मैं एंड कंडीशन ले रहा हूं। व्हाट इज द एंड कंडीशन? एंड कंडीशंस, और थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। मैं इस टेबल को बनाने में थोड़ा सा सीक्वेंस जरूरी है। तो सीक्वेंस का अपना एक मतलब है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल लोड की, कि क्रिटिकल लोड कितना होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इक्विवेलेंट या फिर अनसपोर्टेड लेंथ कितनी होगी। यहां पर 4 एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं एंड कंडीशन लेता हूं कि बोथ एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड। दोनों एंड्स जो हैं उन्हें रिजिडली फिक्स किया गया है। तो उस केस में जो क्रिटिकल लोड आता है, मतलब पी क्रिटिकल आता है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ आती है वो आती है L/2। L/2 को आप 0.5 L भी लिख सकते हैं। देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैं भी आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी आपको रीजन इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नाउ सेकेंड है आपका वन एंड फिक्स एंड अदर हिंज। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। तो इस केस में जो क्रिटिकल लोड आता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, और या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज L अपॉन रूट टू। जो आपकी इक्विवेलेंट लेंथ आएगी वो आएगी L अपॉन रूट टू। L अपॉन रूट टू को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे so that is 0.707 L 0.707 L। उसके बाद में जो तीसरा आता है that is both ends hinge। दोनों ही एंड्स जो हैं वो कैसे हैं? हिंज्ड हैं। तो उस केस में जो पी क्रिटिकल होता है वो होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। दैट मीन्स कि एल ई की जो वैल्यू होती है वो एल के ही बराबर होती है। जो इक्विवेलेंट लेंथ या फिर अनसपोर्टेड लेंथ होता है वो एल के बराबर ही होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1L। उसके बाद में आ जाता है फोर्थ, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। तो उस केस में जो क्रिटिकल लोड होता है दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। और इस केस में जो एल ई की वैल्यू होती है, सॉरी इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है वो 2L के बराबर होता है। 2L के बराबर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये जो पैटर्न यहाँ पर लिखा है, देखिए ये पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए याद रखना जरूरी है कि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे इस तरीके का कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंथ व्हेन द एंड कंडीशंस आर सच एंड सच। अगर एंड कंडीशन इस तरह की है तो बताइए इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी। और जरूरी नहीं कि वो आपको इस तरह का आंसर दे, वो आपसे इस तरह के भी आंसर पूछ सकता है। तो अभी आप रूट टू को सपोज करो L, बाकी तो सही है, L/2 है या L है या 2L है, वो तो आप याद रख सकते हैं। बट अब L अपॉन रूट टू है तो L अपॉन रूट टू, अब आप रूट टू की वैल्यू 1.414 करेंगे और फिर आप 1 से डिवाइड करेंगे वहां पर, तो आपका जो है काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही तो है जिसको याद रखना है, बाकी तो सब याद ही हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, दूसरा ये है कि एक पैटर्न देखिए कि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो रही है या अनसपोर्टेड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अनसपोर्टेड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जो क्रिटिकल लोड है वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। वो क्रिटिकल लोड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्रिटिकल लोड आपका इस तरफ बढ़ रहा है। ये जब आप इस तरफ से इधर जाते हैं तो क्रिटिकल लोड आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर सबसे कम क्रिटिकल लोड है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्रिटिकल लोड ये बढ़ा, फिर उसके बाद में क्रिटिकल लोड बढ़ा, फिर उसके बाद में क्रिटिकल लोड बढ़ रहा।
तो क्रिटिकल लोड नीचे से ऊपर जाने पर क्रिटिकल लोड बढ़ रहा है, इक्विवेलेंट लेंथ ऊपर से नीचे आने पर इक्विवेलेंट लेंथ बढ़ रही है। और ये जो है ये आप एक तरीके से देख लीजिए, दोनों एंड फिक्स है, फिर एक फिक्स है, दूसरा हिंज है, फिर दोनों हिंज है, और एक फिक्स है और एक फ्री है। ठीक है, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कभी लखनऊ आए हो मेट्रो के निर्माण के दौरान, तो आपने देखा होगा कि जो मेट्रो के पिलर्स बनाए गए हैं वो एक एंड पर फिक्स हैं और दूसरे एंड पर फ्री हैं। ठीक है, तो ये जो पिलर्स हैं ये वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री का केस है। और इस केस में जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है वो 2L के बराबर होती है। अनसपोर्टेड लेंथ कितनी होती है? 2L के बराबर होती है। तो इसलिए जितना लेंथ मेट्रो के पिलर का जमीन के बाहर है उतना ही लेंथ उसका जमीन के अंदर भी होगा। मतलब जो पाइलिंग की जाती है इसको ये जो प्रोसेस होता है पिलर बनाने का, तो उसको हम लोग पाइलिंग कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है पाइलिंग। तो जितना पिलर जो है वो जमीन के सड़क के लेवल के जितना ऊपर होगा उतना ही अंदर भी पाइल किया गया होगा, उतना ही अंदर भी पाइल किया गया होगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बताया ना, आज से बहुत साल पहले ये किताब लिखी गई होगी, ये कॉन्सेप्ट्स लिखे गए होंगे, ये सिलेबस बना होगा। आपको पता है कि डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है, वो एडवांस होती चली जा रही है। तो हो सकता है कि कोई और एडवांस टेक्नोलॉजी आई हो, तो नहीं 2L के बराबर, तो हो सकता है जितना जमीन के बाहर हो उसका 75% जमीन के अंदर हो। ठीक है, नहीं 100%, नहीं पूरा उतना जितना था, तो उतना नहीं होगा, तो हो सकता है 75% जमीन के अंदर हो। वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके किया गया होगा। अदरवाइज अगर आप एक सेफ डिजाइन रखना चाहते हैं, अगर आप एक सेफ डिजाइन रखना चाहते हैं, तो उस केस में हमें जो है वो कॉलम को, अगर हम एक एंड पर फ्री कॉलम को छोड़ रहे हैं, तो उस केस में हमें जो है उसे जमीन के अंदर उतना पाइल करना चाहिए जितना उसको जमीन के बाहर रखना है। ये सेफ डिजाइन के लिए होता है। ठीक है, अदरवाइज जैसी मर्जी दुनिया में, मतलब भारत में 95% लोग बिना सिविल इंजीनियरिंग किए सिविल इंजीनियर्स हैं, है ना। बिना सिविल इंजीनियरिंग किए सिविल इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति घर बनवाते समय कभी ना कभी, देखिए जितने भी व्यक्ति हैं घर बनवाएंगे तो वो कभी किसी सिविल इंजीनियर की कोई सलाह नहीं लेंगे। बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर की सलाह ले लेंगे, लेकिन घर बनवाएंगे तो सिविल इंजीनियर की सलाह नहीं लेंगे। तो कोई आर्किटेक्ट से उसका मैप नक्शा वगैरह नहीं बनवाएंगे, प्लानिंग नहीं करवाएंगे, वो खुद प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जब बनवा लेंगे तो उसके बाद भले रोए कि लो इसका तो हमने पानी का निकासी नहीं दिया, यहाँ तो बिजली का स्विच होना चाहिए था वही नहीं दिया। ठीक है, तो क्योंकि कोई प्लानिंग है ही नहीं आपकी। जब प्लानिंग नहीं है, आपने खुद ही सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो है ना बिना सिविल इंजीनियरिंग किए सिविल इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे मर्जी आती है वैसे लोग करते हैं, लेकिन होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए। तो एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया है नहीं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक जो है वो और आता है, और वो है रैंकाइन हाइपोथेसिस। ठीक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉलम एंड स्ट्रेस, एंड दैट इज द रैंकाइन हाइपोथेसिस। रैंकाइन हाइपोथेसिस। देखिए, ये हाइपोथेसिस किस लिए बोला गया है? हाइपोथेसिस इसलिए बोला जाता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब ये होता है कि रैंकाइन भाई साहब ने जो भी चीज बनाई है दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, बट उनका कोई लॉजिक सही नहीं है। उनका जो लॉजिक है वो सही नहीं है। उन्होंने जो लॉजिक लगाया है इस चीज के लिए वो सही लॉजिक नहीं है। मतलब उस लॉजिक को लगाने के पीछे क्या उन्होंने सोचा,
वो नहीं है, वो मतलब जस्टिफाइड नहीं है, या वो बता ही नहीं पाए। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि रैंकाइन की जो हाइपोथेसिस है वो किस तरह के कॉलम्स के लिए है। तो आपको पता है कि जो फेल करते हैं, जो कॉलम्स फेल करते हैं, अगर क्रशिंग के द्वारा फेल करते हैं, तो उनका जो क्रिटिकल लोड होता है वो किसके बराबर होता है, वो सिग्मा सी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, सॉल्ट कॉलम्स के लिए सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी हर एक उसका अपना एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। आपको पता होगा जितने भी चीजें हैं दुनिया में, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनकी अपनी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर एक कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा सी है, तो क्रिटिकल लोड निकाला जा सकता है। क्रिटिकल लोड क्या होता है, क्रिटिकल लोड क्या होगा, क्रिटिकल लोड होगा सिग्मा सी इंटू ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, पी अपॉन ए। ठीक है, तो ए को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा के साथ में तो आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो अगर प्योर क्रशिंग से फेल कर रहा है, या कंप्रेशन के द्वारा फेल कर रहा है, तो क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होगा ये। अगर प्योर बकलिंग के द्वारा फेल होगा, तो उस केस में जो क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला है वो किसने दिया, यूलर ने दिया, पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपने सॉल्ट कॉलम की थ्योरी समझा दी, आपने लॉन्ग कॉलम की थ्योरी समझा दी, लेकिन उन कॉलम्स का क्या जो इंटरमीडिएट कॉलम्स हैं, जो कि बकलिंग के द्वारा भी फेल करते हैं, जो क्रशिंग के द्वारा भी फेल करते हैं, मतलब जो कि कॉम्बिनेशन से फेल करते हैं। ठीक है, तो रैंकाइन ने कहा कि ऐसे तो हम कॉलम्स के लिए अगर फिर थ्योरी लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज बन जाएंगी, है ना। आपने शॉर्ट कॉलम के लिए लिख दी, आपने लॉन्ग कॉलम के लिए लिख दी, फिर कोई कहेगा ये कॉलम होगा तो इसके लिए ये वाला क्रिटिकल लोड लेना होगा, फिर ये वाला कॉलम होगा तो इसके लिए ये वाला क्रिटिकल लोड लेना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसी थ्योरी बनाते हैं, एक ऐसी हाइपोथेसिस करते हैं जो कि सभी तरह के कॉलम्स में, चाहे वो शॉर्ट कॉलम हो चाहे वो लॉन्ग कॉलम हो, सभी तरह के कॉलम्स में जो एप्लीकेबल हो जाए। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो शॉर्ट कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल हो, लॉन्ग कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल हो, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए भी एप्लीकेबल हो। तो ये जो हाइपोथेसिस थी रैंकाइन की, इसके पीछे का ये स्टोरी है। अब रैंकाइन ने कहा, क्या कहा उन्होंने, जो क्रिटिकल लोड था उन्होंने उसको अपना नाम दिया। उन्होंने कहा कि पी रैंकाइन। तो उन्होंने पी रैंकाइन के लिए एक फॉर्मूला दिया कि 1/p रैंकाइन इज इक्वल्स टू 1/p क्रिटिकल, किसके लिए, सॉल्ट के लिए, प्लस 1/p क्रिटिकल किसके लिए, लॉन्ग के लिए। अब ये चीज अगर किसी ने सोची है तो उसके पीछे कोई सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। तो वो लॉजिक क्या था, वो रैंकाइन भाई साहब प्रूव नहीं कर पाए कमेटी के सामने, जो इस चीज को अप्रूव करती है कि आपका जो इन्वेंशन है, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो आप जो करके आए हैं ये सही है। तो उसके सामने वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए, और प्रूफ नहीं कर पाए तो इसलिए इसको फॉर्मूला या लॉ या प्रिंसिपल इस तरह के नाम नहीं मिले, उन्हें नाम मिला हाइपोथेसिस। रैंकाइन ने कहा चलो कोई बात नहीं, हाइपोथेसिस भी ठीक ही है। बट कमेटी ने ये पाया कि ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हर तरह की, ये जो फॉर्मूला था ये हर तरह के कॉलम्स पर सुटेबल बैठता है, हर तरह के कॉलम्स के ऊपर सुटेबल बैठता है। मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। बट रैंकाइन ने इसको सोचा कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया, ये ना रैंकाइन बता पाए और ना मिला, तो इसलिए इसका नाम हो गया हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आप जो है वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/σc/a प्लस दिस इज 1/π² ठीक है, और ये है 1/p रैंकाइन। ठीक है,
तो जब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, 2-4 स्टेप्स में सिंपल करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ क्योंकि और बीच के स्टेप्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि पी रैंकाइन क्या होता है। तो पी रैंकाइन होता है सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए एल ई अपॉन के का होल स्क्वायर। ये ए जो है वो हम लोग स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे, तो एक कांस्टेंट निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला है जो कि इसी फॉर्मूले से निकल के आएगा, थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा और कॉमन लेने के बाद में ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, वेयर ए जो है इसको इन्होंने कहा कि दिस इज रैंकाइन कांस्टेंट, दिस इज द रैंकाइन कांस्टेंट। और रैंकाइन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई, सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई। अच्छा, ये कांस्टेंट कैसे हो गया? तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें इसमें कांस्टेंट ही है। तो सिग्मा सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पाई क्या है, वो कांस्टेंट है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ए जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये जो रैंकाइन फॉर्मूला है, दिस रैंकाइन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम, सभी तरह के कॉलम्स के ऊपर जो है ये जो है वो फिट बैठता है। दिस फिट्स ऑल टाइप ऑफ कॉलम, सभी तरह के कॉलम्स पर, चाहे वो लॉन्ग कॉलम हो, चाहे शॉर्ट कॉलम हो या इंटरमीडिएट कॉलम है, उस पर रैंकाइन का ये जो फॉर्मूला है ये एकदम फिट बैठता है। एक और टेबल है, ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें कुछ मटेरियल्स हैं, सिग्मा सी की वैल्यू है इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और ए की वैल्यू है। ठीक है, ये कई मटेरियल्स हैं। ए क्या है, दैट इज अ रैंकाइन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर जो मटेरियल्स ले रहा हूँ वो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील। उसके बाद में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। उसके बाद में रॉट आयरन, रॉट, WROUGHT, WROUGHT, रॉट आयरन। और उसके बाद में है स्ट्रॉन्ग टिम्बर, स्ट्रॉन्ग टिम्बर। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, ये दिस इज 320, ये आ रही है 550, ये वैल्यू आ रही है 250 एंड दिस वैल्यू इज 50। जो ए की वैल्यू है वो 1/7500 है, ये 1/1600 है, 1/9000 है एंड दिस इज 1/750। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो हम लोग जब पेपर देखते हैं तो पेपर में जो भी चीजें आती हैं उनको फिर हम लोग अपने सिलेबस में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। तो इसमें एक बार ये पूछा गया था कि कास्ट आयरन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंकाइन्स कांस्टेंट, रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है कास्ट आयरन के लिए। तो दैट इज 1/1600। तो ये मैंने कुछ आपको वैल्यूज दे दी हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इससे बाहर जो है वो नहीं आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलम एंड स्ट्रेट्स। ये पूरी थ्योरी थी कॉलम एंड स्ट्रेट्स की। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर देखें तो चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, बट चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सोम्स के काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो लेकर आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से नहीं उठाए जाते हैं, मतलब मेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही रेयरली हो सकता है 10 साल में कोई एक बार इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर पूछा गया है तो। ठीक है, अदरवाइज मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है।
बट प्री के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। संजय सर ने जैसे कि मुझे बताया था कि शायद वो कल कोई आपका एक्स्ट्रा लेक्चर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो मुझे टाइमिंग कंफर्म करेंगे तो मैं आपको जो है वो मैसेज कर दूंगा टाइमिंग के बारे में। और जो लेक्चर अभी रिसेंटली उन्होंने डिलीवर किया मेरी क्लास से पहले वाला, तो हर एज पर हिज सेइंग वो मैंने लेक्चर हटा दिया है। कुछ उसमें मिस्टेक्स थी तो उस लेक्चर को मैंने हटा दिया है। तो शायद जो आज पढ़ाया है वही आपको एक बार रिपीट करवाएंगे। जो प्रॉब्लम आज हो रही थी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह बता रहे थे, आप बेहतर जानते होंगे, तो उस लेक्चर को विड्रॉ कर लिया है हमने। वो आपको लाइव लेक्चर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है पढ़ाई करिए अच्छे से। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।